इस वक्त कुंद्रा की सीट से प्रशांत कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, अगर कुंद्रा की सीट की बात की जाए, हमने देखा कितना जबरदस्त तरीके से बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने प्रचार किया। अब चूंकि आज मतदान का दिन है, सुबह की तस्वीरें जरा दिखाइए और किस तरह से मतदाता क्या सुबह सुबह निकल रहे हैं। हालांकि अब थोड़ी बहुत ठंड भी पड़नी शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए नीलू, मैं यहाँ मौजूद हूँ बूथ पर। यहाँ जो मतदाता है वो मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स का पहरा है। जबकि ये कुदरकी की सीट पर जो संभल के लोकसभा प्रत्याशी चुने गए थे, सफीकुल उसके बाद इस सीट पर आज उपचुनाव हो रहा है और यहाँ आज जो मतदाता हैं वो अपने 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद करने के लिए आए हैं और यहाँ अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकती हैं सभी को चेकिंग के साथ यहाँ से भेजा जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। किसी का मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स के साथ स्थानीय पुलिस भी यहाँ दलबल के साथ मौजूद है। और ये कुदरकी विधानसभा में पिछले लंबे समय से समाजवादी पार्टी या भाजपा की बात की जाए तो तमाम पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने यहाँ चुनाव प्रचार किया था। और साथ ही आप यह देख सकती हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है और साथ ही कुदरकी विधानसभा अब की बार रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ सीधे अगर तौर से बात की जाए तो भाजपा प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। बिल्कुल, ज्यादातर ऐसी सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक एक सीट पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, वहां से लगातार अपडेट हम करते रहेंगे। लेकिन इस दौरान हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ गए हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। अवनीश त्यागी प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव प्रवक्ता एसपी और संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले अवनीश त्यागी जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में हमने देखा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के बीच में आमने सामने की टक्कर है और ये टक्कर जबरदस्त है। अब ऐसे में जब उपचुनाव के लिए मतदाता निकल रहे हैं और इसको लेकर आप लोग कितने आश्वस्त हैं, कितनी सीटें आपके नाम होगी इस उपचुनाव में? देखिए, मुझे लगता है कि टक्कर जैसी चीज कोई नहीं है। प्रदेश की जनता बिल्कुल मन बना चुकी है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है, सुशासन चल रहा है, जनता को विकास का लाभ मिल रहा है, कोई समस्या कहीं कुछ नहीं है। और ये भड़काने वाली और कुचलाने वाली ताकतें ये तमाम कोशिशें करें, परंतु ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देश की जनता, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के समर्थन में खड़ी है। और इन चुनावों में, इन उपचुनावों में भी 9 की 9 सीटों पर आप जब नतीजे देखेंगे 23 तारीख को, तो सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी विजयी होंगे, भारी बहुमत से विजयी होंगे, क्योंकि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति और एनडीए के प्रति दिनों दिन गाढ़ा होता है। ठीक है, अशोक यादव जी के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक सहयोगी जुड़ गए कटहरी सीट से, मनीष वर्मा। पहले उनके पास चलते अपडेट ले लेते हैं। वहां पर मनीष, मतदान शुरू हो चुका है क्या? वहां पर लोग सुबह सुबह पहुंचने शुरू हो गए हैं और आप किस बूथ पर इस वक्त मौजूद हैं? ये देखिए, आपको बता दें कि हम इस समय कटहरी बाजार के कटहरी बूथ पर मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कटहरी बूथ है, जहां पर लोग सुबह से ही लाइन में लग चुके हैं। लाइन में लगने के बाद वो अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इसमें हो रहा है और जिले में 285 बूथ बनाए गए हैं। 425 पोलिंग बूथ हैं जहां पर मतदान आज हो रहा है। इसमें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे अंदर आकर कि काफी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। महिला हो या पुरुष हो, सारे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे लंबी लाइन लगी हुई है। मतदान किस तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। कटहरी विधानसभा की बात की जाए तो लगभग 4 लाख मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे और 23 तारीख को यहाँ पर
सपा और भाजपा के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइनें लगी हैं। अभी सुबह के 8 भी नहीं बजे हैं, 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, लेकिन मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा चुके हैं और इसी लाइन में लगकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हर बूथ पर पानी की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं प्रशासन मुहैया करा रहा है। और आप देख सकते हैं कि पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। मतदान करने आए, किसी भी मताधिकार का जो प्रयोग करने आया, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लंबी लाइनें लग चुकी हैं और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ हों या अखिलेश यादव हों, दोनों लोगों ने जनसभाएं की है। अखिलेश यादव 1 बार और योगी आदित्यनाथ 2 बार यहाँ पर चुनावी जनसभा किए हैं और अपने अपने दावे सारे लोगों के हैं। कटेहरी विधानसभा की बात करें तो लालजी वर्मा विधायक थे, उनके सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद उपचुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर भाजपा ने ओबीसी चेहरे को ही अपना कैंडिडेट बनाया। यहाँ पर धर्मराज निषाद को अपना कैंडिडेट बनाया है और सपा ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को अपना कैंडिडेट बनाया है। और आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी अभी आ रही हैं, लंबी लाइनें लग रही हैं क्योंकि ये बाजार है, यहाँ पर व्यापारी लोग हैं, इसलिए सुबह ही मतदान करना चाहते हैं। पीछे देखिए आप कितनी लंबी लाइन लग चुकी हैं। बिल्कुल, तो सुबह से ही मतदान स्थल पर पहुंचने शुरू हो गए हैं लोग और देखिए ज्यादा जल्दी से जल्दी वो भी चाहते हैं कि मतदान कर ले और जिन्होंने अब तक मन नहीं बनाया वो भी निकले और मतदान स्थल पर पहुंचे, वहां पर अपने मताधिकार का यानी वोट का प्रयोग जरूर करें। अशोक यादव जी, जिस तरह से हम सुन रहे थे अवनीश त्यागी जी को, उन्होंने कहा कि कहीं कोई फाइट है ही नहीं, ये सभी के सभी 9 सीटें उन्हीं के खाते में जाने वाली हैं और समाजवादी पार्टी को तो उन्होंने कहा कि बस ऐसे ही प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस विकास को लेकर लोग निकल रहे हैं उस विकास को लेकर बीजेपी पर वो भरोसा कर रहे हैं। अशोक यादव जी, देखिए नीलू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फाइट नहीं है, सरेंडर है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सरेंडर मूड में है। एक आपने कहावत सुनी होगी, थोथा चना बाजे घना। तो ये भारतीय जनता पार्टी खासतौर से योगी सरकार का खोखलापन ही दिखा रहा था, जो अपने 7 साल के कार्यकाल में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिस मुद्दे के सहारे इनकी हिम्मत पड़ती कि ये जनता के बीच जाते चुनाव में। सिर्फ और सिर्फ नफरती नारा बांटने काटने के नारे के अलावा इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोथा चना बाजे घना खोखलापन सरकार का है। और दूसरा आपने खोखलापन देखा होगा महाराष्ट्र में कि सारी भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी सरेंडर कर जाती है और वो पैसे बांटने पे उतर जाते हैं उनके राष्ट्रीय महासचिव। तो ये इस स्तर का खोखलापन है इनके अंदर। तो इससे मैं कह रहा हूं कि सरेंडर मोड में भारतीय जनता पार्टी है। यहां से यूपी से लेकर के महाराष्ट्र झारखंड तक उनके पास कोई मुद्दा नहीं, न कोई नेता है, न कोई नीति है, सिर्फ और सिर्फ अनैतिकता बची है। इसलिए ये चुनाव धर्म युद्ध एक तरह से, एक तरफ कौरव हैं जिनके पास 18 छावनी सेना थी, तमाम संसाधन थे, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी लंबी चौड़ी फौज है, पैसा है, पावर है, छल है, प्रपंच है, बेईमानी है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग पांडव हैं इंडिया गठबंधन की तरफ, जिसके पास ये सब चीजें नहीं है, लेकिन जनता का विश्वास है और ईमानदारी है, जनता के बीच खड़े रहने की बात है। और उसी का परिणाम है, प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश में 62 से 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पटक दिया। इसलिए हमारे मित्र कह रहे हैं कि टक्कर नहीं है। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं कि टक्कर नहीं है, सरेंडर मोड में भारतीय जनता पार्टी। दीपक जब बुझना होता है तो आखिरी दौर में बहुत तेज फड़फड़ाता है। कमोबेश वही स्थिति योगी सरकार की है, इनका आखिरी दौर चल रहा है। इसलिए मतदाता इस तरह की कहीं कोई नफरती नारे में नहीं फंसने जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है कि बाबा जी आप 7 साल में क्यों जातिगत आधार पर लोगों को बांटे, क्यों उनका आरक्षण काटे, क्यों लोगों के साथ अत्याचार किए, क्यों लोगों को घरे पे असंवैधानिक रूप से बुलडोजर चलाए। इसका जवाब क्या है आपके पास? उनके पास कोई जवाब नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी 25 लाख का हथौड़ा मारा इनके ऊपर ना, पेनाल्टी लगाई है, कन्विक्टेड साबित हुई है योगी सरकार अवैध तरीके से घर गिराने में। ये सारी नीतियां हैं, इनकी कुनीतियां हैं और इन कुनीतियों पे जनता जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपका जी। अच्छा चलिए, उससे पहले अपने जरा संवाददाता का रुख कर लेते हैं। ऋषभ मणि इस वक्त सीसमऊ से हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, आप किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सुबह का नजारा क्या लोग पहुंचने शुरू हो गए? क्योंकि देखिए अब ठंड ने भी दस्तक दे दी है और हमने देखा कि बहुत जगह लोग अभी पहुंचे नहीं है, कुछ जगहों पर लोग आने शुरू हो गए, वहां का क्या हाल? देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं, यहाँ पर ठंड ने, धुंध ने, कोहरे ने दस्तक दे दी है, लेकिन कानपुर के जो मतदाता हैं सीसमऊ विधानसभा क्षेत्र के, उनके ऊपर इसका असर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 6:30 बजे से ही लोग जुटने शुरू हो गए थे, 7 बजे पोलिंग शुरू हो गई है। जो जिला प्रशासन है
उसकी ओर से अच्छे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर व्हील चेयर वगैरह रखी हुई हैं, जो इस तरह के बुजुर्ग मतदाता आ रहे हैं जिनको किसी किस्म की दिक्कत है, उनको ये व्हील चेयर उपलब्ध कराई जा रही है। पुलिस के जवान के तौर पर सुरक्षा के लिए तैनात हैं। वो अपनी ड्यूटी बखूबी जानते हैं कि कहां तक उनको तैनात रहना है, उस हिसाब से यहाँ पर उनकी तैनाती कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं वो भी वोट करने के लिए आ रही है। सीसमो विधानसभा के बारे में बता दूं, इसको सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को एक आपराधिक मामले में सजा हो गई। देखिए एक महिला आ रही है। मैडम, आपने वोट डाल दिया है? आप दिखा देंगे ये देखिए, जागरूक महिला है। सुबह के अभी 7:40 हो रहे हैं, वोट डाल के निकल आई है। जब आप वोट करती हैं तो क्या सोचती है? कोई लोकल मुद्दा दिमाग में होता है या कुछ और सोचती है? अपने इलाके के बारे में, आगे कुछ देश के बारे में सोचेंगे, भैया अच्छा हो और क्या सोचेंगे, जो हो रहा गलत ना हो, सबके लिए अच्छा है। तो क्या हमेशा सुबह पहले आने की कोशिश करती है? क्योंकि वजह से आया परिवार रहेगा ना, नाश्ता पानी तो सोचते जाओ खाली हो जाए। बिल्कुल ऋषभ, तो कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि देखिए जलपान से पहले मतदान कर लिया जाए, कुछ चाहते हैं कि जलपान उलपान करके आराम से आ जाए, कुछ दोपहर के खाने के बाद आते हैं। लेकिन हमारा यही कहना है कि देखिए आइए जरूर, जितना वक्त है यानी कि सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। मंझावा सीट से सुमित गर्ग भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, अगर मंझावा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। सुबह सुबह लोग क्या घरों से निकलने शुरू हो गए हैं, मतदान केंद्र पर किस तरह की स्थिति, लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां पे समाजवादी पार्टी से ज्योति बिंद है, वहीं बीजेपी से भाजपा से सुची स्मिता मौर्य, ये दूसरी बार पहले विधायक रह चुकी हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं पे ब्राह्मण चेहरा दीपक तिवारी को बीएसपी ने मैदान में उतारा है। जाति समीकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि अब जो कहा जा रहा है वो सीधे सीधे जो ये फाइट है चुकी है। और इस वक्त हम इटवा है, ये जो बूथ है वो इटवा बूथ है, और यहाँ पे सुबेरे 7 बजे से लाइन लग चुकी है और 7 बजे से वोट पड़ने शुरू हो चुके हैं। और आप देखिए ये लाइन है, ये सुबह से ही वोट पड़ रहे हैं। और ये देखिए वोटर यहाँ पे हैं जो आई कार्ड लेके पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे इस बार? क्या सोचा है? जैसे आए होंगे तो कुछ सोचा होगा ना कि हाँ इस बार हम इन मुद्दों पे करेंगे वोट। लगे के बाद सही की मुनाई दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ये बताइए क्या नाम है आपका? राजेश। अच्छा राजेश जी, किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं? बहुत लंबा भी है। हाँ, नियुक्ति कर रहे हैं कि बहुत करेंगे, नौकरी देंगे, नौकरी देने में। अच्छा, रोजगार, आपका मुद्दा रोजगार है। अच्छा युवा, ये क्या पहली बार वोट डालने आ रहे हो आप? नहीं, दूसरी बार। अच्छा, दूसरी बार। क्या सोचा है इस बार, किन मुद्दों पे? मैंने विकास पे सोचा और रोजगार पे, बस यही सोचा है, और डॉक्टर ज्योति बिंद। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? अच्छा, किन मुद्दों पे क्या सोचा है? आज सुबह पहले आके वोट कर रहे हो, किन मुद्दों को आपने सोचा होगा कि इस बार हम इन मुद्दों पे अब वोट करेंगे? इस मुद्दे में कि विकास हो। और क्या नाम है आपका? राजू बिंद। अच्छा, राजू बिंद, किन मुद्दों पे क्या सोचा है? सर, हमारे ग्राम का चक्रोट खरंजा नहीं बना है, नाली उली नहीं है। यहाँ पर तो आप ज्योति बिंद को जिताना है, गांव का विकास करवाना है। ठीक है। तो ये देखिए, ये ना जो क्षेत्र हम आए हुए हैं ये बिंद बाहुल क्षेत्र है, और यहाँ से ज्योति बिंद यहीं के कुछ दूर पे है जो ज्योति बिंद का यहीं पे घर है, वहीं की वो रहने वाली है। और सुबह से 7 बजे से यहाँ पे जो वोट करने की लाइन लगी हुई है, लगातार लाइन लगी हुई है। वही यहाँ पे जो वोटर्स है उनका कहना है कि वोट जो है वो विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, सड़क, नाली, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज जो मतदाता है वोट करने निकले हुए हैं। सबके अपने मुद्दे हैं, कोई विकास, कोई रोजगार, बहुत सारे मुद्दे। अब किस किस मुद्दों पर किस तरह से मतदान होता है। अवनीश त्यागी जी, हम अशोक जी को भी सुन रहे थे, वो बड़े उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना नीति है ना नीयत है, आखिर जीतेगी कैसे बीजेपी। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो खास तौर पर इस उपचुनाव में, क्या बाकी जगहों पर भी जहां पर विधानसभा चुनाव चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, बटोगे तो कटोगे, पोस्टरबाजी भी खूब हुई, रोजाना एक नए पोस्टर लगे। क्या लगता है कि इन सबको लेकर मतदाता की सोच बदलेगी? मतदाता क्या इन सब बातों पर, क्योंकि अभी देखिए बात हो रही थी, कह रहे थे कि रोजगार है, विकास है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर मतदाता निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। देखिए, जो अशोक यादव जी बात कह रहे हैं वो इनके नजरिए से सही होगी, परंतु जनता जो चाह रही है,
जनता चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, और समाजवादी पार्टी की स्थिति और समाजवादी पार्टी के नेताओं की स्थिति मुंगेरी लाल जैसी हो गई। ये केवल सपने देख रहे हैं, केवल ख्यालों में है, और खासतौर से जो इनका नेता है उसके ऊपर लगातार हार का ठप्पा भी लगा हुआ है। वो सत्ता से जनता ने हमेशा दूर रखा है। वो इसलिए दूर रखा है कि 2012 से लेकर 17 तक जो उनके पिताजी के आशीर्वाद से उनको कुर्सी मिल गई थी, और उस शासनकाल में जो जंगल राज हुआ, जो आतंक का राज हुआ, जो दंगा राज हुआ, जिस तरह से गुंडाई और दबंगई फैलाई गई, वो जनता के दिलो दिमाग से आज तक नहीं उठी। तो जनता ने उन्हें हमेशा के लिए दूर कर रखा है सत्ता से, कि ये सत्ता में आएंगे तो ये जो कौरव कह रहे हैं, ये कौरव अपने आप को कह रहे हैं, ये जो गुंडा राज की बात कह रहे हैं वो अपने आप की बात कह रहे हैं। तो वो जनता उनके भय से, उनके आतंक से हमेशा डरी हुई है। इसीलिए समाजवादी पार्टी की स्थिति आज ऐसी हो गई है कि वो सत्ता से लगातार दूर बनी हुई है। इतना ही नहीं, ये जो अन्य प्रदेशों में जो छोटा मोटा इनका जन समर्थन हो गया था, वहां से भी भाग रही है। गठबंधन इनका छितरा गया है। केवल सत्ता पाने की होड़ में, ख्यालों में रहने की बात इनके पास है। इनके पास कोई आधार नहीं है, विकास इनके पास नहीं है, जातिवाद इनके पास है, परिवारवाद इनके पास है, और इनके पास गुंडई, दबंगई, माफियागर्दी और सांप्रदायिकता और जनता को उकसाना, भड़काना और भ्रम फैलाने की स्थिति करके ये वोट हासिल करना चाहते हैं। वो जो जनता नहीं पसंद कर रही, जनता इनको लगातार नकार रही है। हरियाणा का उपचुनाव हो, ये उपचुनाव हो, केवल लोकसभा चुनाव में इन्होंने एक भ्रम की स्थिति पैदा करके थोड़ा सा मनो को भड़काया था। बिल्कुल अशोक यादव जी, लगातार बीजेपी आरोप लगाती है कि लोकसभा में जो भ्रम की स्थिति हुई, लोग बार बार उस भ्रम में नहीं पड़ने वाले हैं। परिवारवाद का आरोप बीजेपी लगाती रही है, बार बार लगाती रही है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको अवनीश त्यागी जी भी कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? 9 सीटों से ही देख लीजिए ना, इनके जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र दिलेर, इनके पिताजी हाथरस के पूर्व सांसद राजवीर जो दिलेर रहे हैं। दूसरा जो है इनके दीपक पटेल, इनकी मां केसरी पटेल वहां से फूलपुर से सांसद रही हैं। तो इनके तो 2-3 इसी में परिवारवाद का उदाहरण निकल गया 9 सीटों में ही। अभी पर दूसरे परिवारवाद की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से आज आपने देखा होगा प्रयागराज की सड़कों पर जिस तरह से छात्रों ने आंदोलन किया, उनकी क्या मांग थी कि इस जो परीक्षा थी यूपीपीएससी की, उसमें बेईमानी न हो, धांधली न हो। लेकिन ये सरकार 2020-21 में जो ARO की जो वैकेंसीज हुई, जो उनकी भर्तियां हुई, उसमें भी उन्होंने बेईमानी करके हर 5वां पद, एक बड़े अखबार की आपको हेडलाइन पता होगी, हर 5वां पद योगी सरकार के या तो किसी मंत्री के रिश्तेदार का है, या तो उनके बेटे का है, या तो किसी अधिकारी के रिश्तेदार का है। तो इस तरह से नौकरियां बांट रहे हैं। हमारे छात्रों का भविष्य जो है अंधकार में ढकेल में कर रही होगी सरकार। तो हमारे छात्रों, नौजवानों और जो किसानों की तीनों का भविष्य अगर कहीं सुरक्षित है तो इंडिया गठबंधन के साथ। चलिए ठीक है, आप दोनों ने अपने अपनी तरफ से, यानी समाजवादी पार्टी ने, बीजेपी ने और बाकी दलों ने अपनी अपनी बातें रख दी है जनता के बीच में। आज मतदान हो रहा है। आज पेटियों में किस्मत प्रत्याशियों की तय हो जाएगी। 23 तारीख को मतगणना है, और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि जो 9 उपचुनाव की सीटें हैं वो किसके खाते में जा रही है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।